धीमान मानकर सर महोदय। उड़ीसा के साथियों, भारत के नागरिकों, आज अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ये देश में लगभग 7 राज्यों से, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, लगभग 50 लोकसभा की सीटें, 50 मेंबर पार्लियामेंट्स की सीटों पर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो कंटेस्ट कर रही है। और देश में सबसे पहली बार भारत के संविधान के तहत, जो दुनिया का सबसे महानतम संविधान है, द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस कि देश में समानता आनी चाहिए, भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधुभाव होनी चाहिए, जो भारत का संविधान ये बात कहता है। इसके तहत भारत के लोगों को किस तरह के नीति की जरूरत है, किस तरह की पॉलिसी की जरूरत है, ये पॉलिसी सबसे पहली बार देश में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने घोषित की। मैं उड़ीसा के अंदर पिछले 10 सालों से आ रहा हूं और मुझे जब 2011 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट छपी, भारत के योजना आयोग ने, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने जब भारत के तमाम राज्यों की मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट प्रकाशित की, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि ओडिशा ये महान कलिंग की भूमि, जिसने भारत को, सम्राट अशोका को पहली बार दुनिया में कल्याणकारी नीति लागू करने के लिए जो प्रेरणा दी, वो ये कलिंग की भूमि थी। सम्राट अशोका दुनिया के पहले महान सम्राट हैं जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद, युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, मानव कल्याण करने से, मानव का विकास करने से, उसके जीवन को सुखमय बनाने से ही यह देश महान हो सकता है, इस बात की समझ सम्राट अशोका को इस कलिंग की महान भूमि से आई। लेकिन 2011 की जो रिपोर्ट मानव सूचकांक की पब्लिश हुई, योजना आयोग ने जो 2011 की रिपोर्ट पब्लिश की, ये जरा बुक्स देना मुझे, तो उसमें मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरी बुक्स दे दो आप मुझे, पूरी बुक्स दे दो, कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये हमारा जो पड़ोस का जो स्टेट है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये पहले और दूसरे नंबर पर है, पहले और दूसरे नंबर पर है। किस बात में पहले और दूसरे नंबर पर है? मानव सूचकांक, मानव विकास का जो सूचकांक है, उसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पहले और दूसरे नंबर पर है। आप लोगों को खुशी नहीं हो रही? आप लोग ताली नहीं बजा रहे? मानव सूचकांक की जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पहले और दूसरे नंबर पर है। कहां से पहले और दूसरे नंबर पर है आप जानते हैं? पीछे से पहले और दूसरे नंबर पर। कहां से पहले और दूसरे नंबर पर है? पीछे से। आगे से नंबर 1 पर केरला है, नंबर 1 पर केरला है। महाराष्ट्र लार्जेस्ट पॉपुलर स्टेट्स में नंबर 1 पे है इंडिया में। लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, जहां सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित पॉपुलेशन है, जहां सबसे ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है, वहां पर चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आवास हो,
चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे संपत्ति हो, इस मामले में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पीछे से पहले और दूसरे नंबर पर है। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, जो पार्टीज के लोग, जो संगठनों के लोग इस देश में कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी रोज टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कि मैं भारत को बड़ा ग्रेड बना लूंगा। मालूम कि नरेंद्र मोदी भारत को कैसे ग्रेड बनाने वाले हैं। मैं भारत भर में चैलेंज करते आ रहा हूं, नरेंद्र मोदी भाग रहे विजय मानकर से। क्यों भाग रहे? विजय मानकर पूरे दुनिया में चैलेंज कर रहा है, देश में चैलेंज कर रहा है, नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा है, राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा है, केजरीवाल को चैलेंज कर रहा है। किस बात को लेकर चैलेंज कर रहे हैं? मैं इन लोगों से इस बात को लेकर चैलेंज कर रहा हूं कि भाई, अगर आपके पास में इंडिया को डेवलप करने का अगर कोई विचार है, कोई नीति है, तो आप आइए विजय मानकर से डिस्कस कीजिए। आधे घंटे के अंदर पता चल जाएगा देश के अंदर में कि किसके पास में विचार और नीति है इस देश के अंदर में। मैं अगर भारत की बात करूं अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडिया इज एट 134th नंबर amongst the 192 countries of the world in the Human Development Index. आप लोगों ने फिर ताली बजाई। किस बात के लिए ताली बजा रहे? हम 192 देशों में 134वें नंबर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्त्री पुरुष समानता का जो सूचकांक है, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 129वें नंबर पर है, 129 नंबर पर है। दुनिया में शिक्षा के सूचकांक में इंडिया 107वें नंबर पर है। और हंगर, भूख इस देश में आज भी 46% बच्चे भूख से कुपोषित हैं। भारत के आधे लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। भारत के अंदर दुनिया के 35% जो गरीब है, दुनिया के जो 35% गरीब है, टोटल वर्ल्ड में 175 करोड़ मल्टी डायमेंशनल पुअर्स है। 175 करोड़ के अंदर भारत में, अकेले भारत में दुनिया में जितने गरीब हैं, जितने पुअर लोग हैं, उसमें 35% जो मल्टी डायमेंशनल पुअर है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के 75.6% लोग जो है वो प्रतिदिन $2 से कम कमाते हैं। $2 का मतलब हो गया 120 रुपया से कम। ये मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पिछले 10 सालों में कहते रहे कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8%। हर बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी मुंह खोले उनके मुंह से अर्थशास्त्र निकलता है, उनके मुंह से इकोनॉमिक्स निकलता है। कभी इंडिया के एजुकेशन की, पॉवर्टी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, ये मनमोहन सिंह जी के मुंह से नहीं निकला। अब ये नरेंद्र मोदी आ गए, ये कहते कि मैं इंडिया को ग्रेड बना लूंगा। अभी उनका गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 11वें नंबर पर है इंडिया में। जो अपने स्टेट को जो है पहले नंबर पर नहीं ला सका, वो भारत को नंबर 1 पर कैसे ला लेगा? 11वें नंबर पर तो गुजरात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो भारत का नंबर 88 नंबर पर है इनकम में। यानी दुनिया के अंदर चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, साउथ अफ्रीका हो, जापान हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, दुनिया के अंदर जितने देश हैं, उन देशों के लोगों के पास भारत के लोगों से ज्यादा पैसा है। भारत के लोगों के पास जो जेब में पैसा है, वो पैसा जो है वो 88th रैंक पर है। यानी दुनिया में लोगों के पास कितना पैसा है, अगर इसको नापना है तो भारत के लोगों के पास जो पैसा है, हमारे जेब में जो पैसा है भारत के लोगों के,
हमारा रैंक 88 है, 88 है, यानी हमारे ऊपर 87 कंट्रीज के लोग हैं और हमारे नीचे केवल 47 कंट्रीज के लोग हैं। अब भारत के अंदर में जो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता है, जाति के आधार पर इस देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता है। कैसे विषमता है आपको मैं बताता हूं कि भारत के केवल 5% लोगों के पास, भारत के केवल 5% लोगों के पास भारत की 60% प्रॉपर्टी है। शर्म आना चाहिए इनको कि भारत के 5% लोगों के पास, भारत के 5% लोगों के पास 60% एसेट्स है और भारत के 60% लोगों के पास केवल 13% एसेट्स है। यानी एक तरफ भारत के 5% लोगों के पास 35-40% इस देश का पैसा हो, संपत्ति हो, और भारत के 60% लोगों के पास केवल 13% पैसा और संपत्ति हो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करता है, उस समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधार पर इस देश में जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो वो विकास किस तरह का होना चाहिए? जो विकास मानव केंद्रित विकास नहीं है, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट नहीं है, जैसा जापान में हुआ, जैसा चाइना में हुआ, जैसा थाईलैंड में हुआ, जैसा ब्राजील में हुआ, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ, पूरे यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ। वो देश क्यों हमसे आगे है? वो देश हमसे इसलिए आगे है, किस लिए आगे है? वो देश इसलिए हमसे आगे है क्योंकि वो लोकतंत्र को मानते हैं, वो मानव अधिकारों को मानते हैं। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है, उनका जो विकास का मॉडल है, उनका विकास का मॉडल ये मानव केंद्रित है। और हमारे देश की क्या समस्या है? हमारे देश की ये समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री? द प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? भारत की समस्या ये है कि भारत में जाति और जातीय पूंजीवाद है। भारत में जाति और जातीय पूंजीवाद है। भारत की समस्या क्या है, इसको समझिए। भारत की समस्या, बेसिक समस्या कोई टेररिज्म या नक्सलिज्म नहीं है। भारत की बेसिक समस्या कोई इंडिया पाकिस्तान का टेंशन नहीं, इंडिया चाइना का टेंशन नहीं है। वो भी कुछ तरह की समस्या हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन ये मूलभूत समस्या नहीं है भारत की। भारत की मूलभूत समस्या क्या है? भारत की मूलभूत समस्या है जातीय और जातीय पूंजीवाद, कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म। अब किसने बनाया कास्ट? किसने कास्ट कैपिटलिज्म बनाया? अब इस देश में आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हिंदुत्व की वजह से इस देश में जाति और जातीय पूंजीवाद बना है। हिंदुत्व समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को नकारता है। हमारा भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता है। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में लोगों का अपना अपना धर्म हो सकता है, लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष धर्म है। अब ये कहते हैं हिंदुत्व के आधार पर बनाएंगे। जिस हिंदुत्व ने जाति बनाई, जिस हिंदुत्व ने जातीय पूंजीवाद लाया, जिस हिंदुत्व की वजह से 35% लोग आज भी गरीब है, 5% लोगों के पास 40% संपत्ति है इस देश की, क्या उस हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर ऐसी दुनिया के सबसे अमानवतावादी और विषमतावादी विचारधारा के आधार पर अगर नरेंद्र मोदी ये कहते होंगे कि मैं देश को बहुत बड़ा बना लूंगा, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ इस देश में तो क्या दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को और केजरीवाल को चैलेंज कर रहा हूं। आपके पटनायक जी को तो मुझे लगता है चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो विजय मानकर का चैलेंज नहीं लेते। इसलिए पटनायक को, नवीन पटनायक जी को छोड़ दिया, क्योंकि वो विजय मानकर का चैलेंज नहीं ले सकते। लेकिन मैं मोदी को, राहुल गांधी और केजरीवाल को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा हूं
और इधर ये मीडिया के लोग हैं, ये इसको शूट करें। ये लोग भी आजकल बगैर पैसा लिए शूटिंग नहीं करते। ये जो कैमरे वाले लोग हैं, ये भी आजकल बगैर पैसा लिए शूटिंग नहीं करते। अदरवाइज जिन लोगों ने जो है अगर पैसा नहीं लिया होता तो टेलीविजन का जो चैनल है, वो टेलीविजन का चैनल हर सेकंड में भारत के तमाम पार्टीज के नेशनल प्रेसिडेंट का व्यू दिखाना चाहिए। अगर ये लोग ईमानदार हैं, जितनी भी पार्टीज रजिस्टर्ड है, मैं इनसे कहता हूं अगर ये लोग सही में ईमानदार हैं, अगर इनके ओनर्स कास्ट कैपिटलिस्ट नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, और अगर ये अपनी सच्चाई को साबित करना चाहते हैं, तो मैं इनसे विनती करूंगा मीडिया के लोगों से कि कम से कम जितनी रजिस्टर्ड पार्टीज है देश में, उनके नेशनल प्रेसिडेंट्स का और नेशनल लीडर्स का व्यू इक्वल टाइम में बताना चाहिए। और फिर इस देश के लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ग्रेट है या राहुल गांधी ग्रेट है या अम्बेडकरिज्म के आधार पे विचार रखने वाले लोग ग्रेट हैं। साथियों, ये डेमोक्रेसी है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम चाहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बने, लेकिन हमें इस देश की बेसिक प्रॉब्लम को समझना होगा। ये भारत की जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, ये सारे के सारे रिपोर्ट से मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। किस लिए ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं कि भारत के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, जो 4 स्वर्णिम सिद्धांत थे दुनिया में जितने भी देश महान हुए, जितने भी लोकतंत्र महान हुए, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद के आधार पर उस देश में जब विचारधारा आई है, जब नीति आई है, तब वो कंट्रीज महान हुई है। दुनिया की एक भी कंट्रीज ऐसी नहीं है जिन्होंने विषमता को अडॉप्ट किया, अमानवता को अडॉप्ट किया और फिर वो देश बड़े हुए हो। मैं समझता हूं कि इस बेसिक बात को समझने की जरूरत है और इसलिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने सबसे पहली बात इस देश में देश को चलाने के लिए एक प्लान घोषित किया। उस प्लान को हम डॉक्टर अंबेडकर प्लान कहते हैं कि भारत की शिक्षा नीति कैसी हो, भारत की श्रमिक नीति कैसी हो, भारत की किसानों की नीति कैसी हो। जब से इस देश में 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, इस देश में 2,90,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 1.5 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी है। किस तरह का जातीय पूंजीवाद का मॉडल है जिसमें जिस देश के किसानों को 1.5 करोड़ किसानों को खेती छोड़ना पड़े, 2,90,000 किसानों को आत्महत्या करना पड़े। चाहे सर्विस सेक्टर में, चाहे वो आईटी हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशंस हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे होटल हो, चाहे टूरिज्म हो, वहां तो 60% जीडीपी का पैसा आता है। लेकिन एग्रीकल्चर यानी हमारा जो खेती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में कहा था, नेहरू को सबसे पहले संविधान सभा में, कि एग्रीकल्चर मस्ट बी मेड द इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत के पॉवर्टी का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है, भारत की गरीबी को, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम्स हो या कोई भी हो, ये भारत की गरीबी को अगर समाप्त करना है तो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाओ, भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, भारत के अंदर अर्बनाइजेशन करो। ये कहने वाले पहले व्यक्ति कोई मोहनदास करमचंद गांधी या जवाहरलाल नेहरू है, वो दुनिया के महानतम इंटेलेक्चुअल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसने भारत को संविधान दिया और नए भारत की कल्पना। अरे गांधी नेहरू तो झूठ बोल कर गए देश के अंदर में, इनकी वजह से इंडिया पीछे है। अगर आज भारत 134वें नंबर पर है तो वो गांधी नेहरू प्लान की वजह से है। अगर भारत आज 129वें नंबर पर है, 107वें नंबर पर है, 94वें नंबर पर है, और अगर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पीछे से पहले और दूसरे नंबर पर है तो वो गांधी नेहरू प्लान की वजह से। क्या गांधी नेहरू प्लान है? क्या पॉलिसी है? इस देश में जितनी भी पॉलिसी हुई 1950 के बाद, संविधान तो आया जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करता है, लेकिन इस देश में जितनी भी पॉलिसीज आई, वो पॉलिसीज या तो ब्राह्मणवादी पॉलिसीज है या तो
यथास्थितिवादी पॉलिसीज है। और यही कारण है कि देश का जो दलित है, देश का आदिवासी है, देश का जो ओबीसी है, देश का टीटीएनटी है, देश का रिलीजियस माइनॉरिटीज है, या जनरल कैटेगरी के भी जो लोग गरीब होंगे, ये सारे के सारे जो भारत के अंदर अशिक्षा है, गरीबी है, दुनिया के 1/3 गरीब और असाक्षर आदमी भारत के अंदर अगर है तो वो एक तरह की नीति के वजह से है, कुनीति के वजह से। क्या वो कुनीति है? वो कुनीति है ब्राह्मणिज्म की कुनीति या तो यथास्थितिवाद की कुनीति। और इसीलिए जब हमने पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म बनाया, पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म जब बनाई, हमने डॉक्टर अम्बेडकर प्लान जब बनाया, तो डॉक्टर अम्बेडकर प्लान में भारत को शिक्षा में महाशक्ति कैसी बनाई जाए, देश को अर्थव्यवस्था में महाशक्ति कैसी बनाई जाए, दुनिया को डेवलपमेंट के मॉडल में भारत को महाशक्ति कैसा बनाया जाए। केवल हथियारों में सुपर पावर नहीं, जो वाजपेयी जी ने एटम बम बनाया और ये सोचा कि भारत सुपर पावर बन जाएगा। मैं समझता हूं नहीं, एटम बम बना लेने से, मिलिट्री और पुलिस को बना लेने से कोई भी राष्ट्र सुपर पावर नहीं बन सकता। किसी राष्ट्र को अगर सही मायने में अगर महाशक्ति बनना है तो वो राष्ट्र जब तक शिक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति नहीं होता, अर्थव्यवस्था में महाशक्ति नहीं होता, मानव विकास में महाशक्ति नहीं होता, तब तक वो राष्ट्र सही मायने में महाशक्ति नहीं हो सकता। और ये तमाम पॉलिसी, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे श्रम की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री की हो, चाहे ट्राइबल्स की हो, चाहे डीटीएनटी की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे देश की डिफेंस पॉलिसी हो या देश की फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे महिलाओं की पॉलिसी हो, चाहे बच्चों की पॉलिसी हो, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद यानी ही अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरवाद के आधार पर देश की किस तरह की नीति होनी चाहिए, ये पहली बार डिक्लेयर करने वाला अगर कोई सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे फक्र है इस बात का कि ना तो वो कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इसको डिक्लेयर किया। और मुझे बड़ा हंसी आती है इन लोगों पर। किस लिए हंसी आती है? अभी ये पूछ कर घोषणा पत्र बना रहे, पूछ कर घोषणा पत्र बना रहे। इसका मतलब यह होता है कि अगर इनको देश के लोगों को पूछना पड़ रहा है और पूछने के बाद भी घोषणा पत्र नहीं बन रहा है, इसका मतलब एक ही होता है, इसका अर्थ एक ही होता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के पास इस देश को चलाने की कोई नीति नहीं है और नीयत भी नहीं है। ये इस बात से स्पष्ट होता है। बट अम्बेडकराइट पार्टी ने 2 साल पहले इसे डिक्लेयर किया इंटरनेट के ऊपर। ये उसका छोटा वर्जन जो है ये डिक्लेयर किया। देश के तमाम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, हमारे मीडिया के साथी बैठे हुए, सबसे पहले अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बिजनेस चैम्बर्स को, देश के सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने सबसे पहली बार इसको डिक्लेयर किया। और मैं आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म से बेटर अगर आपके पास नीति है तो आ जाइए। विजय मानकर इज रेडी फॉर एनी नेशनल डिबेट इन एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया। Call Modi and Rahul Gandhi and Kejriwal before Vijay Mankar. This son of Dr. Ambedkar is challenging all the stalwarts of India that if you are so intelligent in India, come before us and we will defeat you in the battlefield of democracy. And the whole world will watch that the Ambedkarites are the real intelligent and the real humanitarian people of India. So साथियों, इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन जो मैं छत्तीसगढ़ ओडिशा की बात बता रहा हूं, जो देश की बात बता रहा हूं, अगर सही मायने में लोकतंत्र को साकार करना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से समाधानी नहीं होना चाहिए, हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है। हमें केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमें सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, हमें लेबर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, हमें इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है। भारत के लोकतंत्र को अगर हमें सही मायने में साकार करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हर व्यक्ति को एक वोट दिया, आज अगर हमारे
कोरापुट में रहने वाला, कालाहांडी में रहने वाला अगर कोई डोम कम्युनिटी का भी साथी होगा या कोई कोन ट्राइब भी होगा, गरीब होगा, उसके पास में एक झोपड़ी भी नहीं होगी रहने के लिए, उसके पास भी एक वोट है। और अगर अंबानी भी होगा तो उसी के पास एक वोट। ये दुनिया के अंदर इंडियन डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड डेमोक्रेसी में वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, एक मानव एक वोट की एक मूल्य, ये देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन देश के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, गोलवलकर का नाम लेते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं, लेकिन वो इस देश में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं करना चाहते। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत में इस साल चुनावों का खर्चा, इस साल भारत में चुनावों का खर्चा 30,000 करोड़ रुपया हो गया। 30,000 करोड़ रुपया इस देश में आज चुनावों का खर्चा हो गया। अमेरिका के चुनावों का खर्चा 42,000 करोड़ है। अब भारत केवल 12,000 करोड़ से पीछे, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमसे 14 गुना ज्यादा है। अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका जीडीपी इज 14 टाइम्स ग्रेटर देन द जीडीपी ऑफ इंडिया। लेकिन भारत में चुनाव के मामले में हमारा पैसा अमेरिका के बराबर खर्चा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन पार्टियों से जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया, और विशेषता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम रिस्पेक्ट करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन मैं चुनाव आयोग से और देश की पार्लियामेंट से, देश के पार्लियामेंट में जितने सांसद बैठे हुए, असेंबलीज में जितने एमएलए बैठे हुए, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आज इस कालाहांडी में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का एक मेंबर पार्लियामेंट हम लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया, छबिलाल निहाल जी है। भवानीपटना से बैद्यनाथ बेहरा जो है, भवानीपटना एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हजारों ऐसे लोग हैं, हजारों ऐसे लोग हैं इस ओडिशा के अंदर में, वो चाहते थे कि मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए का इलेक्शन लड़े। हजारों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ओडिशा के अंदर एससी, एसटी, डीटी, ओबीसी के लोग चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़े। लेकिन सबसे पहले सवाल क्या आता है उनके आगे? सबसे पहले उनके आगे ये सवाल आ जाता है, क्या सवाल आता है? सवाल यह आ जाता है कि सर हम इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि इलेक्शन में इतना पैसा लगता है और हमारे पास तो फॉर्म भरने की भी पैसा नहीं है। हमारे पास एमएलए के लिए 5,000 रुपया भी नहीं है, एमपी के लिए 12,500 भी रुपया नहीं है। लेकिन वो अच्छे लोग हैं। आज छबिलाल निहाल एडवोकेट है, कैरेक्टर वाले व्यक्ति है। आज पिछले 10 सालों से, 15 सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं। बैद्यनाथ बेहरा अच्छे व्यक्ति, एजुकेटेड है, संविधान को जानते हैं। मैं नहीं जानता कि आपके जो दूसरे कैंडिडेट खड़े हैं, आपके दूसरे पार्टियों से जो भी होंगे XYZ, आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, आपके माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं, हमारे जो कैंडिडेट छबिलाल निहाल और बेहरा जी के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि इनसे अच्छा संविधान और पॉलिसी और कानून इस भवानीपटना और इस कालाहांडी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जानता है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं, जो लोग किसी परिवार में नहीं पैदा हुए जिसके आगे कोई नाम हो, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन समझता है, लॉ समझती है, पॉलिसी समझती है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे देश के हजारों लोगों के आगे यहां सवाल खड़ा है। क्या सवाल खड़ा है? सवाल ये खड़ा है कि सर हम इलेक्शन फाइट कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे पास में 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपया नहीं, हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं कि हम अपना फॉर्म डाल सके। तो देयरफॉर आई एम स्टेटिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 70 लाख रुपया जो है वो लिमिट बनाया पार्लियामेंट। एमएलए का लिमिट मुझे लगता है कुछ 20 लाख रुपए बनाया होगा, जो भी बनाया होगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि हम 30,000 करोड़ इस देश में खर्चा कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर में।
जबकि हमारी जीडीपी अमेरिका के मुकाबले में जो है 14 गुना कम है। Why not go for the state electoral funding in India? जैसा फ्रांस में, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, कि वहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो मैच्योर्ड लोकतंत्र है, वहां पर जो रजिस्टर्ड पार्टीज है, उसके जो कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स को बजट से पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए। मान लीजिए अगर 70 लाख लिमिट है और नेशनल स्टेट पार्टीज और रजिस्टर्ड पार्टीज के कैंडिडेट्स है, तो सारे लोगों को 20 लाख 15 लाख रुपया बजट से पैसा मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि किसी गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को, आदिवासी के बच्चे को ये ना लगे कि मैं इलेक्शन में खड़ा कैसे आऊंगा, लड़ूंगा कैसे और जीतूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है। और अगर भारत में बजट से अगर पैसा अगर रिजर्व कर लिया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मैं दावे से कहता हूं कि केवल 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ में देश का चुनाव हो जाएगा, जो भारत के जीडीपी का 1% भी नहीं होगा, और भारत से रातों रात इलेक्शन से पैसा एलिमिनेट हो जाएगा। जो भी उस 15-20 लाख के ऊपर में खर्चा करता है, उन लोगों को इलेक्शन से डिबार कर लो। खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं, बजट से पैसा देकर इलेक्शन लड़वाया जाना चाहिए। और जिस दिन ऐसा काम हो गया, इस देश का गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, इस देश का बहुजन समाज इस देश के चुनाव में जीतने लगेगा, और ये सब लोग जो है पार्लियामेंट और असेंबली से बाहर है, तब इस देश में सही डेमोक्रेसी आएगी, तब इस देश में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आएगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। साथियों, ये सब काम अगर हमें करना है, अगर भारत की जो समस्या है जातीय और जातीय पूंजीवाद, भारत की सबसे बड़ी समस्या है जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता, अगर ये समस्या को हमें नहींसा करना है, इस समस्या को अगर हमें खत्म करना है, तो ये काम ना तो हिंदुत्ववाद से हो सकता है, न गांधीवाद से हो सकता है, ये काम केवल अम्बेडकरवाद से हो सकता है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से हो सकता है। और ये काम करने के लिए, अम्बेडकरिज्म को कामयाब करने के लिए और अम्बेडकराइट सरकारें बनाने के लिए, अम्बेडकराइट गवर्नमेंट्स को बनाने के लिए हमें ये काम देश में करना होगा। और इसलिए मैं ओडिशा के हमारे भाइयों से, बहनों से, हमारे नागरिकों से और ओडिशा के लोगों से और भारत के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी का प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम अगर हिंदी में कहूं, तो जिस पार्टी का विचार और जिस पार्टी की नीति क्लियर है, जिस पार्टी की नीयत क्लियर है और जिस पार्टी के पास नेतृत्व है और प्रतिनिधित्व है, ऐसे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को आप लोगों ने चुनना चाहिए। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का जो सिंबल है कोड, उसको वोट कर जो है आप लोगों ने बड़े पैमाने पर इस ओडिशा के अंदर में अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ओडिशा के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली जो ओडिशा के साथी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे और इस लोकसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में हम अपने वोट के अधिकार को यूज करें, अपने वोट को बेचे नहीं, अपने वोट को गलत लोगों को ना दो, किसी से पैसा नहीं ले, किसी से कोई साड़ी ना ले, कोई खाने की चीज ना ले, शराब ना ले। सही लोकतंत्र को अगर भारत में लाना है, अपने बच्चों के जीवन को बदलना है, अपने बड़ों के जीवन को, बुजुर्गों के जीवन को बदलना है, तो अपने वोट के अधिकार को सही मायने में इस्तेमाल करें। और आने वाले 10 तारीख को यहाँ जो लोकसभा का इलेक्शन है, उस लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन में मैं आपसे अपील करूंगा कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो देश की सिद्धांत और नीति में और नेतृत्व में और नियत में और प्रतिनिधित्व में सबसे अच्छी पार्टी है, उसके कोड सिंबल को वोट देकर आप इस पार्लियामेंट में ये कैंडिडेट को विजय बनाए। और मैं समझता हूं कि जिस दिन डोम का बच्चा और कोल्ड का बच्चा असेंबली और पार्लियामेंट में जाएगा, जिस दिन डोम का बच्चा और कोल्ड का बच्चा असेंबली और पार्लियामेंट में जाएगा, उसी दिन ओडिशा और देश में सही परिवर्तन आएगा। वो सही परिवर्तन को लाने के लिए एपीआई आपके बीच में आई है। इसके महत्व को समझे और अपने वोट के अधिकार से सही लोकतंत्र की प्रस्थापना करें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय प्रभु।